हेलो दोस्तों, कैसे हो दोस्तों। 12th क्लास की केमिस्ट्री की क्लास में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, हम पढ़ रहे थे 12th क्लास की केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 12, जिसका नाम था एल्डिहाइड, कीटोन व कार्बोक्सिलिक अम्ल। दोस्तों, हम एल्डिहाइड व कीटोन के बारे में अध्ययन कर रहे थे और पिछली क्लास में हम एल्डिहाइड कीटोन निर्माण की विधियां पढ़ रहे थे। मैं लास्ट में एल्डिहाइड व कीटोन निर्माण की विधियां आपको बता रहा था, तो मैं एक विधि बता के गया था आपको, स्टीफन अभिक्रिया, जो केवल एल्डिहाइड निर्माण की विधियां हैं। तो लास्ट में हम पढ़ रहे थे केवल एल्डिहाइड निर्माण की विधियां और मैं आपको स्टीफन अभिक्रिया बता चुका था। आज हम केवल एल्डिहाइड निर्माण की विधियों में एक विधि और पढ़ते हैं, रोजेनमुंड अपचयन। हम एल्डिहाइड व कीटोन निर्माण की विधियां पढ़ रहे थे, वो कंप्लीट पढ़ ली थी। फिर पढ़ रहे थे केवल एल्डिहाइड निर्माण की विधियां, जिसमें नंबर 1 बताई थी स्टीफन अभिक्रिया और नंबर 2 रोजेनमुंड अपचयन। ये भी इंपॉर्टेंट अभिक्रिया है, रोजेनमुंड अपचयन। ठीक है, रोजेनमुंड अपचयन। क्या करना है आपको एल्डिहाइड या कीटोन जो भी हैं उसके निर्माण की विधि है, ये भी केवल एल्डिहाइड निर्माण की। तो हम पढ़ रहे हैं केवल एल्डिहाइड निर्माण की विधि, रोजेनमुंड अपचयन। इस विधि में क्या करना है, अम्ल हैलाइड लेना है। ठीक है, जैसे ये एक अम्ल हैलाइड है CH3COCl, अम्ल हैलाइड है। अम्ल हैलाइड जो होते हैं इनमें COX समूह होता है, COX। ये एक अम्ल हैलाइड है जिसका नाम है एसिटिल क्लोराइड, इसको आप जानते हो। तो इस अभिक्रिया में क्या करना है, अम्ल हैलाइड की अभिक्रिया आपको हाइड्रोजन गैस से करानी है। सरल सी अभिक्रिया है, PD व BaSO4 की उपस्थिति में जलती हुई जाइलिन में। मतलब मैं क्या कहना चाहता हूँ, अम्ल हैलाइड की अभिक्रिया जलती हुई जाइलिन में, मतलब अम्ल हैलाइड को जलती हुई जाइलिन में डालना है। जलती हुई जाइलिन क्या है, ये कार्बनिक यौगिक है, जाइलिन है ना, याद रखें जैसे बुक में लिख रहा है। तो अम्ल हैलाइड की अभिक्रिया जलती हुई जाइलिन में PD पैलेडियम धातु व BaSO4 की उपस्थिति में हाइड्रोजन गैस से करानी है, बेरियम सल्फेट। तो इसका अपचयन होगा, अम्ल हैलाइड का अपचयन होगा। ये बंद टूटेगा, एक H इधर जुड़ेगा और एक H इधर जुड़ेगा, इससे आएगी। तो ये एल्डिहाइड में कन्वर्ट हो जाएगा, CH3C डबल बॉन्ड OH और संग में क्या बन जाएगा, HCl। अच्छा, इसमें 2 क्वेश्चन बनते हैं कि रोजेनमुंड अपचयन अभिक्रिया में BaSO4 क्या कार्य करता है। तो इस अभिक्रिया में जो बेरियम सल्फेट है, BaSO4 दोस्तों, ये संदमक का कार्य करता है। संदमक वे पदार्थ होते हैं जो उत्प्रेरक की क्रियाशीलता को घटाते हैं। तो BaSO4 इस अभिक्रिया में संदमक का कार्य करता है। यह PD उत्प्रेरक की क्रियाशीलता को घटाता है। ठीक है, अगर आप इसको काम में नहीं लोगे बेरियम सल्फेट को, तो आगे इसका फिर अपचयन हो जाएगा PD धातु की उपस्थिति में हाइड्रोजन गैस द्वारा, और इसका अपचयन हो जाएगा। तो ये आपने पढ़ा था पहले कि एल्डिहाइड के अपचयन से प्राथमिक एल्कोहल बनता है। अगर मैं BaSO4 नहीं लेता तो PD उत्प्रेरक जो है इसका भी अपचयन कर देता। तो यहाँ बेरियम सल्फेट क्या कर रहा है, समझ गए, संदमक का कार्य करता है। ये PD उत्प्रेरक की क्रियाशीलता को कम करता है। क्लियर। अच्छा, इस अभिक्रिया द्वारा हम फार्मेल्डिहाइड नहीं बना सकते हैं। अगर हम फार्मेल्डिहाइड बनाएं तो हमको ये लेना पड़ेगा, ये HCOCl ये लेना पड़ेगा, अम्ल हैलाइड, और इसका अस्तित्व होता नहीं है, ये होता ही नहीं है। जब ये होता ही नहीं है तो इस अभिक्रिया से हम फार्मेल्डिहाइड नहीं बना सकते हैं। तो रोजेनमुंड अपचयन अभिक्रिया में मैंने आपको 2 बातें बताई, पहले स्टार्टिंग से एक बार और सुनो। अम्ल हैलाइड की अभिक्रिया जलती हुई जाइलिन में PD व BaSO4 की उपस्थिति में हाइड्रोजन गैस से कराने पर
अपचयन द्वारा, अम्ल हैलाइड के अपचयन द्वारा उत्पाद एल्डिहाइड बनता है। सही है, उत्पाद क्या बनता है? एल्डिहाइड बनता है। इस अभिक्रिया में बेरियम सल्फेट संदमक का कार्य करता है। यह उत्प्रेरक पीढ़ी की क्रियाशीलता को घटाता है ताकि पीढ़ी उत्प्रेरक निर्मित एल्डिहाइड का आगे अपचयन नहीं कर सके, इसकी क्रियाशीलता को घटा देता है। क्लियर? इस अभिक्रिया द्वारा फॉर्मेल्डिहाइड का निर्माण नहीं कर सकते क्योंकि अम्ल हैलाइड HCOCl का अस्तित्व नहीं होता है। सही है, तो होता ही नहीं है वो, तो इसमें हम लिख सकते हैं सब बातों को। लिख सकते हैं अम्ल हैलाइड का अपचयन अभिक्रिया ये नहीं है, अम्ल हैलाइड का अपचयन जलती हुई जाइलिन में जलती हुई जाइलिन में पीडी पैलेडियम व BaSO4 बेरियम सल्फेट की उपस्थिति में हाइड्रोजन गैस द्वारा कराने पर एल्डिहाइड बनता है। एल्डिहाइड बनता है। क्या बनता है? एल्डिहाइड बनता है। CH3C डबल बॉन्ड OH। क्लियर? ये तो अच्छा। इस अभिक्रिया में BaSO4 इसका कार्य करता है संदमक का, में BaSO4 संदमक का कार्य करता है, संदमक वे पदार्थ होते हैं जो उत्प्रेरक की क्रियाशीलता को कम करते हैं। ठीक है, आगे लिख सकते हो BaSO4 बेरियम सल्फेट पीडी उत्प्रेरक की क्रियाशीलता को कम करता है। ठीक है, पीडी उत्प्रेरक की क्रियाशीलता को कम करता है। क्रियाशीलता को कम करता है। ठीक है, तो बेरियम सल्फेट पीढ़ी उत्प्रेरक की क्रियाशीलता को कम करता है ताकि निर्मित, अगर अपन बेरियम सल्फेट नहीं लेते ना तो ये पीढ़ी उत्प्रेरक इसका भी अपचयन कर देता और फिर उत्पाद बन जाता अल्कोहल, ताकि निर्मित एल्डिहाइड का आगे अपचयन ना हो। एल्डिहाइड का आगे अपचयन ना हो। ठीक है, और एक बात और बताई थी, इस अभिक्रिया द्वारा फॉर्मेल्डिहाइड का निर्माण नहीं होता है। इस अभिक्रिया द्वारा फॉर्मेल्डिहाइड का निर्माण नहीं होता है। फॉर्मेल्डिहाइड का निर्माण नहीं होता है। फॉर्मेल्डिहाइड का निर्माण नहीं होता है क्योंकि अम्ल हैलाइड HCOCl का अस्तित्व नहीं होता है। ये होता ही नहीं है। फॉर्मेल्डिहाइड बनाने के लिए ये अम्ल हैलाइड चाहिए जो होता ही नहीं है, का अस्तित्व नहीं होता है। ठीक है, तो अब इस अभिक्रिया को नोट कर लीजिए फटाफट। वीडियो को पॉज करें, फटाफट नोट करें। हाँ, ये पढ़ लिया।
इसके बाद दोस्तों अब आगे पढ़ेंगे। अब इसके बाद पढ़ेंगे एल्डिहाइड व कीटोनों के भौतिक गुण। देखो इधर, एल्डिहाइड व कीटोनों के भौतिक गुण। हाँ, तो हम बात करने वाले हैं एल्डिहाइड व कीटोनों के भौतिक गुणों की। अब मेरी बात को ढंग से सुनना और समझना जिससे आपको याद हो। देखो फॉर्मेल्डिहाइड जो है ये तो गैस है, फॉर्मेल्डिहाइड तो गैस है। कमरे के ताप पर बात हो रही है, कुछ नहीं कहें तो। फॉर्मेल्डिहाइड गैस है ना। इसके अलावा जो 10 कार्बन तक के एल्डिहाइड हो चाहे कीटोन हो सभी द्रव हैं, और 10 कार्बन से अधिक के सभी क्या होते हैं, ठोस। मतलब मैं ऐसे कह सकता हूँ फॉर्मेल्डिहाइड गैस है, निम्नतर एल्डिहाइड व कीटोन जिनमें कार्बन कितने हो 10 तक। निम्नतर मतलब छोटे, मतलब 10 कार्बन तक के एल्डिहाइड व कीटोन होते हैं द्रव, और उच्चतर एल्डिहाइड व कीटोन मतलब जिनमें कार्बन कितने होते हैं 10 से ज़्यादा, वे होते हैं कौन, ठोस होते हैं। पहली बात तो ये हो गई। दोबारा सुन लो, फॉर्मेल्डिहाइड गैस है, अन्य निम्नतर एल्डिहाइड कोष्टक में लिख सकते हैं 10 कार्बन तक के द्रव होते हैं, व अन्य उच्चतर एल्डिहाइड व कीटोन और बड़े जिनमें कार्बन हो 10 से अधिक, वे कैसे होते हैं, ठोस होते हैं। क्लियर? अच्छा, निम्नतर एल्डिहाइड व कीटोन जो होते हैं ये रुचिकर गंध वाले होते हैं, मतलब इनकी गंध जो है वो बढ़िया नहीं होती है, अरुचिकर गंध वाले। पर उच्चतर एल्डिहाइड व कीटोन मतलब जिनमें 10 कार्बन से अधिक होते हैं, उच्चतर एल्डिहाइड व कीटोन जो होते हैं ये रुचिकर मधुर गंध वाले होते हैं। तो उच्चतर एल्डिहाइड व कीटोनों का उपयोग परफ्यूमों में किया जाता है। परफ्यूम निर्माण में स्प्रे आते हैं ना कपड़ों पर छिड़कने के लिए, परफ्यूम निर्माण में उनका उपयोग किया जाता है। तो ये दोनों बात हम लिख लेते हैं, समझ ले मेरी बात ढंग से। तो अपन लिख सकते हैं नंबर, पहले तो ऐसे नंबर 1 डाल के लिखते हूँ। चलो, फॉर्मेल्डिहाइड गैस है, ठीक है। आगे लिख सकते हैं अन्य निम्नतर एल्डिहाइड निम्नतर कोष्टक में लिख देता हूं, समझ जाओ आप, 10 कार्बन तक के अन्य निम्नतर एल्डिहाइड व कीटोन द्रव। क्लियर? तथा उच्चतर का मतलब समझ गए होंगे, 10 कार्बन से अधिक के। सही है। उच्चतर एल्डिहाइड व कीटोन ठोस होते हैं, एल्डिहाइड व कीटोन ठोस होते हैं। क्लियर? अच्छा, आगे सुनो, दूसरी बात क्या बताई थी। निम्नतर एल्डिहाइड व कीटोन अरुचिकर गंध वाले होते हैं।
कीटोन अरुचिकर गंध वाले होते हैं, मतलब कोई बढ़िया गंध नहीं होती इनकी, अरुचिकर गंध वाले होते हैं। ठीक है। अच्छा, उच्चतर एल्डिहाइड व कीटोन, उच्चतर मतलब बड़े बड़े है ना, 10 कार्बन से अधिक के। उच्चतर एल्डिहाइड व कीटोन मधुर गंध वाले होते हैं। ठीक है, कैसे गंध वाले होते हैं? मधुर गंध वाले। आता है इनका उपयोग किनका? उच्चतर एल्डिहाइड व कीटोनों का। क्लियर कर लेना। आता है इनका उपयोग परफ्यूम निर्माण में किया जाता है। क्लियर। इसके बाद हम पढ़ेंगे तीसरा गुण, क्वथनांक। ठीक है। जो एल्डिहाइड या कीटोन होते हैं, जैसे ये बनाया मैंने, ये एक एल्डिहाइड है, इसमें कार्बोनिल समूह से एक हाइड्रोजन जुड़ रहा है। यदि कार्बोनिल समूह से एक हाइड्रोजन जुड़ा हो तो एल्डिहाइड है, और एक भी हाइड्रोजन नहीं जुड़ रहा हो तो वो क्या होता है? कीटोन। ये एल्डिहाइड है, और मैंने 2 एल्डिहाइड अणु बनाए आपको समझाने के लिए। ढंग से देखो। हाँ, ये कार्बोनिल समूह दिख रहा है, C डबल बॉन्ड O। ऑक्सीजन की विद्युतता अधिक होती है तो ऑक्सीजन पर आंशिक ऋणावेश, कार्बन पर आंशिक धनावेश। ऑक्सीजन पर आंशिक ऋणावेश, ऑक्सीजन की विद्युतता अधिक, कार्बन पर आंशिक धनावेश। ऑक्सीजन की विद्युतता अधिक, ऑक्सीजन इन बंधों के इलेक्ट्रॉनों को खींचेगा, इस पर ऋणावेश, तो कार्बन पर धनावेश। अच्छा, तो एल्डिहाइड और जो ये होते हैं कीटोन ध्रुवीय अणु हैं। ध्रुवीय अणु वे होते हैं जिनमें प्लस और माइनस आवेश हो, और इनके बीच में बंध मिलेगा द्विध्रुव द्विध्रुव आकर्षण बंध। वांडरवाल बंध मिलेगा। कौन सा? द्विध्रुव द्विध्रुव वांडरवाल बंध। ये ध्रुवीय अणु है, और ध्रुवीय अणुओं के बीच में मिलता है द्विध्रुव द्विध्रुव वांडरवाल बंध। तो ये कौन सा बंध बन रहा है? देखो, इसका माइनस और इसका प्लस आकर्षण दर्शाएंगे। ये होगा द्विध्रुव द्विध्रुव वांडरवाल बंध। बात क्लियर कर लेना, द्विध्रुव द्विध्रुव वांडरवाल बंध होगा। तो हम कह सकते हैं एल्डिहाइड व कीटोनों के मध्य, अणुओं के मध्य, ये ध्रुवीय अणु हैं, इनके मध्य द्विध्रुव द्विध्रुव वांडरवाल बंध मिलता है। तो एल्डिहाइड व कीटोनों का क्वथनांक अपने संगत एल्केनों से अधिक होगा। संगत मतलब लगभग समान अनुभार वाले। तो एल्डिहाइड व कीटोनों का क्वथनांक अपने संगत एल्केनों से उच्च होता है, क्योंकि एल्केनों में तो बहुत ही दुर्बल वांडरवाल, एल्केन अणुओं के मध्य, एल्केन या ध्रुवीय अणु हैं, उनके मध्य बहुत ही दुर्बल वांडरवाल बंध मिलता है, जबकि एल्डिहाइड या कीटोन अणुओं के मध्य प्रबल, उससे तुलना हो रही है, द्विध्रुव द्विध्रुव वांडरवाल बंध मिलता है। तो हम लिख सकते हैं एल्डिहाइड, एक एक बात को समझते चलो, या कीटोनों का क्वथनांक, एल्डिहाइड या कीटोनों का क्वथनांक अपने संगत, संगत मतलब बराबर कार्बन वाले, ऐसा मान लो, अपने संगत एल्केनों से उच्च होता है, एल्केनों से उच्च होता है। अभी कारण बताया, क्योंकि एल्केन अणुओं के अध्रुवीय होने के कारण, एल्केन अणु कैसे होते हैं? अध्रुवीय, उनमें कहीं प्लस माइनस नहीं होता। एल्केन अणुओं के अध्रुवीय होने के कारण
उनके मध्य दुर्बल वान डेर वाल बंध होते हैं, दुर्बल वान डेर वाल बंध होते हैं, सही है। जबकि एल्डिहाइड या कीटोन, ये नीचे दिख ही रहे हैं, ध्रुवीय अणु हैं, इनमें धनावेश और ऋणावेश है, ध्रुवीय अणु हैं। जबकि एल्डिहाइड या कीटोन अणुओं के ध्रुवीय होने के कारण, ध्रुवीय होने के कारण उनके मध्य प्रबल द्विध्रुव 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 वान डेर वाल बंद होते हैं। ठीक है, तो एक काम करो, काफ़ी बड़ी बात बताई मैंने आपको, समझाई, वीडियो को पॉज करके इसे यहाँ तक नोट करो। हाँ भाई, यहाँ तक आपने नोट कर लिया। अब मैं आगे आपसे बात करता हूँ, नोट कर लो फटाफट। तो ये आपने देखा कि एल्डिहाइड कीटोनों का क्वथनांक अपने संगत एल्केनों से उच्च होता है। कारण एल्डिहाइड या कीटोन अणुओं के मध्य पाए जाते हैं द्विध्रुव द्विध्रुव वान डेर वाल बंध, जबकि एल्केन अणुओं के मध्य होते हैं बहुत ही दुर्बल वान डेर वाल बंध, प्रेरित द्विध्रुव वान डेर वाल बंध। तो तुम समझ गए होंगे, इसलिए इनके क्वथनांक ज्यादा है। अच्छा, अगर मैं अब आपसे बात करूं एल्डिहाइड कीटोन और एल्किल एल्कोहल, किसका क्वथनांक ज्यादा होगा? तो समझदार स्टूडेंट तो कहेंगे एल्किल एल्कोहलों का। क्यों? क्योंकि आपको पता है एल्किल एल्कोहल अणुओं के मध्य में हाइड्रोजन बंध पाए जाते हैं, और हाइड्रोजन बंध तो द्विध्रुव वान डेर वाल बंध से भी प्रबल होते हैं। तो बताइए खुद ही सोच करके, एल्किल एल्कोहल और एल्डिहाइड या कीटोन में किसका क्वथनांक ज्यादा होगा? एल्किल एल्कोहल का, क्योंकि एल्किल एल्कोहल अणुओं के मध्य मिलते हैं हाइड्रोजन बंध जो द्विध्रुव वान डेर वाल बंध से प्रबल होते हैं। तो हम कह सकते हैं, नीचे और पढ़ा सकते हैं इसी बात को, एल्किल एल्कोहलों का क्वथनांक, बात को देख लो, समझ लो, है ना, समझ में तो आ गई आपके। अब देख लो सब लिखने के लिए, एल्किल एल्कोहलों का क्वथनांक अपने संगत एल्डिहाइड व कीटोनों से उच्च होता है। एल्किल एल्कोहलों का क्वथनांक अपने संगत एल्डिहाइड व कीटोनों से उच्च होता है। कीटोनों से उच्च होता है क्योंकि एल्किल एल्कोहल अणुओं के मध्य एल्किल एल्कोहल अणुओं के मध्य कौन से बंध मिलते हैं? हाइड्रोजन बंध होते हैं। हाइड्रोजन बंध होते हैं जो एल्डिहाइड व कीटोन अणुओं के मध्य, एल्डिहाइड व कीटोन अणुओं के मध्य
अणुओं के मध्य मिलने वाले एल्डिहाइड व कीटोन अणुओं के मध्य मिलने वाले द्विध्रुव पांडरवाल बंध से प्रबल होते हैं। द्विध्रुव वांडरवाल बंध से प्रबल होते हैं। ठीक है, तो ये बात भी आपके क्लियर हो गई होगी। तो एल्केनों से तो अधिक क्वथनांक होगा एल्डिहाइड कीटोनों का, और एल्डिहाइड कीटोन से अधिक होगा एल्कोहलों का। क्लियर। एक बात और सुन लो, हमको पता ही है अणुभार बढ़ने के साथ वांडरवाल बंधों की प्रबलता बढ़ने से, ये बात मैंने बहुत पहले बता दी है आपको चैप्टर नंबर 10 में। अणुभार बढ़ने के साथ वांडरवाल बंधों की प्रबलता बढ़ती है। वांडरवाल बंधों की प्रबलता बढ़ने से क्वथनांक में वृद्धि होती है। सही है। तो नीचे मैं एक क्रम लिख देता हूं जिससे आपके मेरी बात समझ में आए। क्वथनांक का क्रम, अरे यार क्वथनांक समानुपाती अणुभार बढ़ने के संग क्वथनांक बढ़ता है, ये बात कई बार कह चुका हूं। क्वथनांक का क्रम, एक मैंने बनाया फॉर्मेल्डिहाइड, इसमें एक कार्बन है, 2 हाइड्रोजन है, 1 ऑक्सीजन है। एक बनाया एसीटेल्डिहाइड, इसमें 2 कार्बन है, हाइड्रोजन 4 है, 1 ऑक्सीजन है, अणुभार बढ़ रहा है। और एक बनाया मैंने एसीटोन, इसमें कार्बन 3 है, हाइड्रोजन भी ज़्यादा है, 6 है। तो जब अणुभार बढ़ेगा तो क्वथनांक बढ़ेगा, है सीधी सी बात है। तो एक काम करो, समझ गए होंगे, आपको ऐसी कोई कठिन बात नहीं बताई मैंने। वीडियो को पॉज करके इसे भी नोट करो। जल्दी नोट करें। हाँ, ये नोट कर लिया, जल्दी करो। अब दोस्तों इसके बाद हम अगला भौतिक गुण पढ़ेंगे, और जो है विलेयता। ठीक है, नंबर 4 आएगा शायद, है ना। अगला भौतिक गुण हम पढ़ेंगे नंबर 4, विलेयता। अच्छा, एल्कोहल जल में विलय होते थे क्योंकि जल के अणुओं के साथ भी क्या बनाते थे, हाइड्रोजन बंध। तो वो एल्डिहाइड कीटोन भी होते हैं। एल्डिहाइड या कीटोन जो होते हैं ये भी जल के अणुओं के साथ हाइड्रोजन बंध बना लेते हैं। बन जाएगा ना हाइड्रोजन बंध, 2 अधिक विद्युत ऋणियों के बीच में हाइड्रोजन आ चुका है। तो ये भी जल में विलय है क्योंकि ये भी जल के अणुओं के साथ हाइड्रोजन बंध बनाते हैं। तो एल्डिहाइड कीटोन भी जल में विलय होते हैं क्योंकि इनमें ऑक्सीजन है। ठीक है, तो हम कह सकते हैं एल्डिहाइड व कीटोन जो भी जल के अणुओं के साथ हाइड्रोजन बंध बनाता है वो जल में विलय होता है, चाहे वो एल्किल अल्कोहल है चाहे एल्डिहाइड व कीटोन है। तो हम कह सकते हैं एल्डिहाइड व कीटोन जल में विलय होते हैं क्योंकि ये जल के अणुओं के साथ हाइड्रोजन बंध बनाते हैं। जल के अणुओं के साथ हाइड्रोजन बंध बनाते हैं।
हाइड्रोजन बंध बनाते हैं। ठीक है। अच्छा, अगर इस एल्किल समूह का आकार बढ़े, मतलब ऐसे कहूँ एल्डिहाइड या कीटोन का अनुभार बढ़े, तो एल्किल समूह का आकार बढ़ेगा और हाइड्रोजन बंध निर्माण घटेगा। तो हम कह सकते हैं अनुभार बढ़ने के साथ हाइड्रोजन आवंधन घटने से, मतलब कोई एल्डिहाइड या कीटोन है उसका अनुभार बढ़ रहा है, तो जैसे जैसे वो अणु बढ़ता चल जाएगा तो हाइड्रोजन बंध निर्माण कम होता चला जाएगा और विलेयता घटती चली जाएगी। अनुभार बढ़ने के साथ हाइड्रोजन आवंधन घटने से, मतलब हाइड्रोजन बंध निर्माण घटने से, हाइड्रोजन आवंधन घटने से एल्डिहाइड व कीटोनों की जल में विलेयता घटती है। एल्डिहाइड व ऐसी एल्किल एल्कोहलों में होता था, एल्डिहाइड व कीटोनों की जल में विलेयता घटती है। तो एक काम करो, वीडियो को पॉज करो और यहाँ तक इसे फटाफट नोट करो। और दोस्तों अब इसके बाद हम पढ़ेंगे, क्लियर यहाँ तक? तो ये हमने भौतिक गुण पढ़ लिए एल्डिहाइड व कीटोनों के। अब हम पढ़ेंगे एल्डिहाइड व कीटोनों की रासायनिक गुण। रासायनिक गुण के अंतर्गत हम पढ़ेंगे रासायनिक अभिक्रियाएं। एल्डिहाइड कीटोन फिर फिनिश हो जाएंगे, फिर कार्बोक्सिलिक अम्ल। तो अब हम पढ़ेंगे एल्डिहाइड व कीटोनों के रासायनिक गुण। एल्डिहाइड व कीटोनों के रासायनिक गुण। और रासायनिक गुण के अंतर्गत आपको पता ही है एल्डिहाइड व कीटोनों की अभिक्रियाएं पढ़ेंगे। ठीक है। तो एल्डिहाइड व कीटोन निम्न रासायनिक अभिक्रियाएं प्रदर्शित करते हैं। एल्डिहाइड व कीटोन निम्न रासायनिक अभिक्रियाएं प्रदर्शित करते हैं। ठीक है। और पहली अभिक्रिया पढ़ेंगे आप नाविक स्नेही योगात्मक अभिक्रिया। नंबर 1 नाविक स्नेही, ये सबसे इंपॉर्टेंट अभिक्रिया है इनकी। तो निम्न रासायनिक अभिक्रिया प्रदर्शित करते हैं। सबसे पहले पढ़ेंगे नाविक स्नेही योगात्मक अभिक्रिया। देखो इधर जो एल्डिहाइड या कीटोन है, नीचे देखो, जैसे ये मैंने एल्डिहाइड बना दिया, ऐसे बना देता हूँ। ये कार्बोनिल समूह आपको दिख रहा होगा। ऑक्सीजन की विद्युलता अधिक होती है, अभी पता है। इस पर आंशिक ऋणावेश, कार्बन पर आंशिक धनावेश। कार्बोनिल समूह का ये कार्बन जो है, इसका संकरण sp2 है। कार्बोनिल समूह के इस कार्बन का संकरण sp2 है। इस कार्बन के आसपास सिग्मा बंध गिनो, 1 2 और डबल बॉन्ड में 1 3 और 3 सिग्मा बंध, तो इसका संकरण क्या है? sp2। सही है। अच्छा, ये एल्डिहाइड या कीटोन है। नाविक स्नेही योगात्मक अभिक्रिया में सबसे पहले आक्रमण कौन करता है? नाविक स्नेही। नाम से पता लग गया, नाविक स्नेही, जिस पर माइनस चार्ज हो, नाविक से स्नेह रखने वाला। तो ये कहाँ आक्रमण करेगा? इस sp2 संकरित कार्बन पर आक्रमण करेगा, क्योंकि इस पर आंशिक धनावेश है और ये इससे जुड़ जाएगा। मतलब जब ये इस पर अटैक करेगा तो ये बंध टूट जाएगा, इस पर आ जाएगा प्लस और इस पर आ जाएगा माइनस,
प्लस वाले से NU जुड़ जाएगा और इस तरह का उत्पाद बन जाएगा RCH। यहाँ क्या जुड़ गया NU और नीचे O पे क्या आ जाएगा माइनस। जब ये नाभिक स्नेही यहाँ जुड़ना आएगा ये बंध टूट जाएगा, कार्बन पर प्लस आ जाएगा, दोनों इलेक्ट्रॉन यहाँ शिफ्ट हो जाएंगे, इस पर माइनस आ जाएगा, प्लस वाले से NU माइनस जुड़ जाएगा, O पे माइनस, तो एक रेनाइन का निर्माण हो जाएगा। रेनाइन बन गया ना, ये इसमें माइनस चार्ज है, जिस पर माइनस चार्ज वो रेनाइन। फिर कौन अटैक करेगा? इलेक्ट्रॉन स्नेही प्लस वाला, वो इससे जुड़ जाएगा ऑक्सीजन परमाणु से H, और यहाँ क्या आ जाएगा O से क्या जुड़ जाएगा E। ये हो गई नाभिक स्नेही योगात्मक अभिक्रिया। इसमें जो एल्डिहाइड या कीटोन है उस पर पहले नाभिक स्नेही ने अटैक किया, फिर इलेक्ट्रॉन स्नेही ने अटैक किया, दोनों जुड़े ही हैं, योग हुआ है दोनों का। तो हम कह सकते हैं, बात को ढंग से समझो तो इस अभिक्रिया के बारे में हम ये कह सकते हैं, कैसे कहेंगे, एल्डिहाइड या कीटोन में, एल्डिहाइड व कीटोन में कार्बोनिल समूह के कार्बन पर आंशिक धनावेश व ऑक्सीजन परमाणु पर आंशिक ऋणावेश होता है। ठीक है। इस अभिक्रिया में सर्वप्रथम नाभिक स्नेही कार्बोनिल समूह के कार्बन परमाणु पर आक्रमण करता है, क्योंकि इस पर आंशिक धनावेश है, जिससे रेनाइन का निर्माण होता है। इस रेनाइन के ऋणावेशित ऑक्सीजन परमाणु से इलेक्ट्रॉन स्नेही जुड़ता है, जिससे उत्पाद बन जाता है। ये उत्पाद बन गया। तो हम लिख सकते हैं एल्डिहाइड व कीटोन में, एल्डिहाइड व कीटोन में, समझ समझ के पढ़ो, फायदे में रहोगे। एल्डिहाइड व कीटोन में कार्बोनिल समूह के कार्बन परमाणु पर आंशिक, लिख भी रहा देखो, आंशिक, ये आंशिक का चलन है डेल्टा, आंशिक धनावेश व ऑक्सीजन परमाणु पर आंशिक ऋणावेश होता है। आंशिक ऋणावेश होता है। सही है। ऑक्सीजन परमाणु पर आंशिक ऋणावेश होता है। नाभिक स्नेही सर्वप्रथम अटैक कौन करेगा? अभिक्रिया का नाम है नाभिक स्नेही योगात्मक, तो सर्वप्रथम नाभिक स्नेही अटैक करेगा। सर्वप्रथम नाभिक स्नेही कार्बोनिल समूह के कार्बन परमाणु पर आक्रमण करता है। कार्बन परमाणु पर, दिख रहा होगा, कार्बन परमाणु पर आक्रमण करता है, क्योंकि इस पर आंशिक धनावेश है, पर आक्रमण करता है, जिससे रेनाइन का निर्माण होता है। रेनाइन का होता है। बाद में इस रेनाइन के O परमाणु पर, जिस पर ऋणावेश है, आपको दिख ही रहा होगा, O परमाणु पर इलेक्ट्रॉन स्नेही का योग होता है, मतलब इलेक्ट्रॉन स्नेही जुड़ता है। इलेक्ट्रॉन स्नेही का योग होता है, जिससे उत्पाद प्राप्त होता है। ठीक है। तो इस तरह से होती है नाभिक स्नेही योगात्मक अभिक्रिया। पहले नाभिक स्नेही अटैक करता है, कार्बन पर जुड़ जाता है, फिर इलेक्ट्रॉन स्नेही अटैक करता है, ऑक्सीजन पर जुड़ जाता है। सिंपल सी रिएक्शन है। तो वीडियो को पॉज करके दोस्तों यहाँ तक नोट करो इसे फटाफट।
कर लिया। अब हम पढ़ेंगे एल्डिहाइड व कीटोन की नाभिक स्नेही योगात्मक अभिक्रिया के लिए क्रियाशीलता। ठीक है, तो हम पढ़ेंगे अब। तो नाभिक स्नेही योगात्मक अभिक्रिया किस तरह से होती है ये तो हमने देख ली। अब एल्डिहाइड व कीटोन की नाभिक स्नेही योगात्मक अभिक्रिया के लिए क्रियाशीलता पढ़ेंगे। तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक आने वाला है एल्डिहाइड व कीटोन की नाभिक स्नेही योगात्मक अभिक्रिया के लिए क्रियाशीलता। अभिक्रिया के लिए क्रियाशीलता मतलब कौन ज्यादा क्रियाशील होता है नाभिक स्नेही योगात्मक अभिक्रिया के लिए, एल्डिहाइड या कीटोन में से कौन ज्यादा क्रियाशील होता है ये हम समझेंगे। अभिक्रिया के लिए क्रियाशीलता। ठीक है, इसे हम दो प्रकार से समझ सकते हैं। मतलब एल्डिहाइड व कीटोन के नाभिक स्नेही योगात्मक अभिक्रिया के लिए क्रियाशीलता को हम दो प्रकार से समझ सकते हैं। दो तरह से समझाऊंगा मैं आपको, देख लेना। नंबर एक, एल्किल समूहों के प्लसाई प्रभाव द्वारा। एल्किल समूहों के प्लसाई प्रभाव द्वारा एल्किल समूहों के प्लसाई प्रभाव द्वारा समझो इसे तुम। देखो, एल्किल समूह का जो है प्लसाई प्रभाव होता है। एल्डिहाइड में एक एल्किल समूह होता है, फार्मेल्डिहाइड में तो एक भी नहीं होता। बाकी फार्मेल्डिहाइड के अलावा अपन जितने भी एल्डिहाइड देखते हैं उनमें एक एल्किल समूह होता है, जबकि कीटोन में दो एल्किल समूह होते हैं। सही है मेरी बात? अच्छा, अब बात को ढंग से समझो। तो एल्डिहाइड में एक एल्किल समूह होता है और कीटोन में दो एल्किल समूह होते हैं। इस कार्बन पर आंशिक धनावेश होता है और इसमें है ना कार्बोनिल समूह पर। अब एल्डिहाइड में एक एल्किल समूह होता है और कीटोन में दो एल्किल समूह होते हैं। एल्किल समूह का प्लसाई प्रभाव होता है इलेक्ट्रॉन देने का प्रभाव। एल्किल समूहों का प्लसाई प्रभाव कार्बोनिल समूह के इस sp2 संकृत कार्बन पर धनावेश की मात्रा को घटाता है। कीटोन में दो एल्किल समूह घटा रहे हैं, तो कीटोन में जो कार्बोनिल समूह का कार्बन है इस पर धनावेश की मात्रा कम होगी एल्डिहाइड से, क्योंकि एल्डिहाइड में केवल देखो एल्किल समूह होता है प्लसाई प्रभाव। एल्किल समूह का इलेक्ट्रॉन देने का, जब इलेक्ट्रॉन आएंगे तो इस कारण पर ये धनावेश जो है ये घटेगा। किसमें अधिक घटेगा? कीटोनों में, क्योंकि कीटोनों में दो एल्किल समूह इलेक्ट्रॉन दे रहे हैं, दो एल्किल समूहों का प्लसाई प्रभाव है, तो इस पर धनावेश की मात्रा ज़्यादा हुई, इसमें ज़्यादा घट गई, इस कार्बन पर कम घटी, तो इसमें धनावेश की मात्रा ज़्यादा है। तो बताओ नाभिक स्नेही का आक्रमण इस कार्बन पर अधिक नहीं होगा क्या? क्योंकि इस कार्बन पर धनावेश ज़्यादा है। इस कार्बन पर दो एल्किल समूहों के प्लसाई प्रभाव ने कार्बन पर धनावेश की मात्रा अधिक कम कर दी है,
इस कारण पर धनावेश ज़्यादा होने के कारण नाभिक स्नेही का आक्रमण अधिक होगा। तो बताओ एल्डिहाइड व कीटोन में कौन अधिक क्रियाशील हुआ? नाभिक स्नेही कौन अधिक क्रियाशील हुआ? एल्डिहाइड, क्योंकि एल्डिहाइड पर नाभिक स्नेही अटैक आक्रमण अधिक करेगा तो ये अधिक क्रिया करेगा। बात को समझ लो, खूब बुद्धि लगा लो अपनी, सोच लो और समझ लो मैंने क्या लिखा। तो हम लिख सकते हैं, कैसे कह सकता हूं मैं, देख लो। एल्डिहाइडों में एक एल्किल समूह व कीटोनों में दो एल्किल समूह होते हैं। ठीक है, आगे लिख सकते हैं, एल्किल समूहों का प्लस आई प्रभाव होने के कारण, एल्किल समूहों का प्लस आई प्रभाव होने के कारण ये कार्बोनिल समूह के sp2 संकृत कार्बन पर धनावेश की मात्रा को कम करते हैं। ये कार्बोनिल समूह के sp2 संकृत कार्बन पर धनावेश की मात्रा को कम करते हैं। घटाते हैं, सही है। अच्छा, एल्डिहाइड में एक एल्किल समूह होने के कारण sp2 संकृत कार्बन पर धनावेश की मात्रा कीटोनों से अधिक होती है। एल्डिहाइडों में एक एल्किल समूह होने के कारण sp2 संकृत कार्बन पर धनावेश की मात्रा, भाई इसमें एक ही एल्किल समूह घटाएगा, इसमें दो घटाएंगे, तो इस कारण पर धनावेश की मात्रा अधिक होगी। धनावेश की मात्रा अधिक होती है, कीटोनों से अधिक होती है। बड़ी खतरनाक बात आ रही है, समझने की आ रही है। अतः एल्डिहाइड पर नाभिक स्नेही का आक्रमण, नाभिक स्नेही योगात्मक अभिक्रिया में नाभिक स्नेही आक्रमण करता है। अतः एल्डिहाइड पर नाभिक स्नेही का आक्रमण और नाभिक स्नेही इस कार्बन पर आक्रमण करता है, और इस कार्बन पर धनावेश की मात्रा एल्डिहाइडों में ज़्यादा है। तो एल्डिहाइड पर नाभिक स्नेही का आक्रमण कीटोनों से अधिक होता है। अतः एल्डिहाइड कीटोनों से अधिक क्रियाशील होते हैं। कीटोनों से अधिक क्रियाशील होते हैं। तो एक तरीका तो मेरे पास ये हो गया कि मैंने ये समझाया एल्डिहाइड और कीटोनों में कौन अधिक क्रियाशील होते हैं। एक तरीका तो ये हो गया, एल्किल समूहों के प्लस आई प्रभाव से मैंने आपको ये समझा दिया कि एल्डिहाइड अधिक क्रियाशील होते हैं। इसको नोट करें, वीडियो को पॉज करें।
जल्दी नोट करें। और नंबर 2, त्रिविम बाधा द्वारा। दूसरा तरीका भी देख लो जो ज़्यादा इजी है। 2 तरह से समझ सकते हैं ना। नंबर 2 किसके द्वारा? त्रिविम बाधा द्वारा। अब बात को देखो, नंबर 2 त्रिविम बाधा द्वारा, सही है। एल्डिहाइड में एक एल्किल समूह होता है और कीटोन में 2 एल्किल समूह होते हैं। क्लियर? एल्डिहाइड में एक एल्किल समूह होता है, कीटोन में 2 एल्किल समूह होते हैं। तो बताइए त्रिविम बाधा किस में ज़्यादा है? कीटोन में। एल्डिहाइड में एक एल्किल समूह होता है, एल्डिहाइडों में एक एल्किल समूह होता है, कीटोनों में 2 एल्किल समूह होते हैं। तो कार्बोनिल समूह के sp2 संकरित कार्बन के आसपास त्रिविम बाधा कीटोनों में अधिक है। या कार्बन के 2 एल्किल समूह इसके आसपास और इसमें एक ही है। एल्किल समूह बड़े बड़े होते हैं, तो त्रिविम बाधा किस में ज़्यादा हुई? कीटोनों में। अतः कार्बोनिल समूह के, बात को समझ लेना ढंग से, कार्बोनिल समूह के sp2 संकरित कार्बन के आसपास कीटोनों में त्रिविम बाधा अधिक होती है। कीटोनों में त्रिविम बाधा अधिक होती है। सही है, कीटोनों में त्रिविम बाधा अधिक होती है। अतः नाविक स्नेही का आक्रमण एल्डिहाइडों में आसानी से होगा। जब इसमें त्रिविम बाधा ज़्यादा है तो एल्डिहाइडों में नाविक स्नेही का आक्रमण आसानी से होगा। तो कौन अधिक क्रियाशील हुआ? एल्डिहाइड। ये सरल है। अतः एल्डिहाइडों में sp2 संकरित कार्बन पर नाविक स्नेही का आक्रमण आसानी से होता है। आक्रमण आसानी से होगा क्योंकि यहां इस कार्बन के आसपास त्रिविम बाधा कम है। आक्रमण आसानी से होता है। अतः एल्डिहाइड कीटोन से अधिक क्रियाशील होते हैं। एल्डिहाइड कीटोन से अधिक क्रियाशील होते हैं। ये दूसरा कारण हो गया। ये सरल है। वीडियो को पॉज करें और फटाफट दोस्तों इसे नोट करें। फटाफट नोट करो, वीडियो को पॉज करो। अब हम दोस्तों आपसे विदा लेते हैं और अब हम आपसे, जल्दी नोट करो, नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे। पहले लिख लो इसे ना।